हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चा आप लोग? होप यू ऑल आर गुड. ओह, आई एम गुड. आई एम गुड. ओके, व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास बच्चा ऑफ द कंपनी. हम जो अपना बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट कर लिया था? बता दो फटाफट से. बता दो बच्चा, क्या कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने? सर, लास्ट क्लास में आपने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा दिया था. मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा पेंडिंग है. चलिए, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. ये नजर आ रहा है बच्चा आप लोगों को? मेरिट्स की बात करते हैं. चलिए, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा, कंपनी से रिलेटेड. हैव यू एनी डाउट इन कंपनी से रिलेटेड? कोई डाउट है क्या बच्चा? नो डाउट. बच्चा, आज आपको पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा. आज आप लोगों को पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा. इवन स्टूडेंट्स, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एट नाउ ऑल्सो. देखो, आप लोगों के सामने जो पीडीएफ आ रही है, आप लोगों के सामने जो पीडीएफ आ रही है, उस पीडीएफ के नीचे साइड में एक डाउनलोड का साइन आ रहा है. यहां पर डाउनलोड का साइन है. प्लीज क्लिक ऑन दैट डाउनलोड साइन. डाउनलोड के साइन पर क्लिक करो. और ये पीडीएफ आप लोगों के डाउनलोड हो गई. कंप्लीटेड. वेरी गुड. तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी तक आप लोगों का पीडीएफ कंप्लीट है, राइट? और कंपनी का जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा. तो पीडीएफ डाउनलोड करना आ गया आप लोगों को. यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चा? यस सर, आ गया सर, कोई इशू नहीं है. वेरी गुड. चलिए, यस स्टूडेंट्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, सबसे पहले मुझे ये बताओ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपनी. एनीवन anyone who can give the definition of the company as per section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या बोलता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ. What the section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013 states? It states definition of the company. Very good. लेकिन डेफिनेशन क्या है? जल्दी से बताओ. जल्दी जल्दी करो. बताओ 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 बच्चा. How many students know the definition of the companies as per the Company Act 2013 section 2 subsection 20? जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एज पर द सेक्शन. तो सर, ये रही उसकी डेफिनेशन. पढ़ो, क्या डेफिनेशन दे रखी है, एक बार मुझे भी पढ़ाओ और आप भी पढ़ो. तो इसमें क्लियरली दे रखा है दैट कंपनी मीन्स
an organization which is incorporated under this act or any other previous company law. इसका मतलब क्या हुआ कि सर if we want to establish, if we want to form a company, it is must, it is necessary, it is compulsory to register that organization under the Companies Act. अब वो चाहे कंपनीज एक्ट कोई भी हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले का कोई दूसरा कंपनीज एक्ट हो. सर कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कितने एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते थे? सर 1866 में इंडियन कंपनीज एक्ट सबसे पहले बना था. इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942, और फिर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता था कंपनीज एक्ट 1956. और 1956 के बाद में डायरेक्टली बरसों के बाद में हमारे ऊपर एक और नया एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को कंपनी की कंप्लीट डेफिनेशन बता दी थी. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी. फर्स्ट मेरिट का पार्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. स्टूडेंट्स, द शेयर होल्डर्स, द मेंबर ऑफ द कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी. The member of the company has limited liability. Sir, what is that meaning of limited liability? Sir, limited liability means कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है. ये लिमिटेड लायबिलिटी इन फेवर ऑफ शेयर्स भी हो सकती है और लिमिटेड लायबिलिटी इन फेवर ऑफ गारंटी भी हो सकती है. क्या हो सकती है? लिमिटेड लायबिलिटी इन फेवर ऑफ गारंटी भी हो सकती है. सर लिमिटेड लायबिलिटी इन फेवर ऑफ शेयर्स कैसे होगी? तो बेटा अगर कोई मेंबर, कोई शेयर होल्डर ये बोल दे कि इस कंपनी के 1000 शेयर्स मैं परचेज कर रहा हूं, तो उसे 1000 शेयर्स के इक्वल अमाउंट पे करने की उसकी लायबिलिटी बन जाती है. मोस्टली जब कोई पर्सन कंपनी के शेयर परचेज करता है, अपनी लायबिलिटी का पेमेंट उसी टाइम पे कर देता है. ठीक है, लेकिन सपोज दैट अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, तो उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई बताइए बच्चा? उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? जल्दी से बताओ. ऑब्वियसली सर 1 लाख रुपीज उसकी लायबिलिटी हो गई. ठीक है, अब सपोज दैट उस पर्सन ने 1 लाख रुपीज जमा कराने की जगह पर केवल और केवल 10,000 रुपीज ही डिपॉजिट करवाए हैं, तो कंपनी मैक्सिमम उससे कितने रुपए की और डिमांड कर सकती है? सर उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज की. उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज की. उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 1 लाख रुपीज की. 10,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है. तो बताएं उसकी टोटल लायबिलिटी कैसी चल रही है? उसकी टोटल लायबिलिटी चल रही है 1 लाख की. 10,000 डिपॉजिट करवा चुका है, तो उसकी अब रिमेनिंग लायबिलिटी हो जाती है 90,000 की. कंपनी उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90,000 रुपीज डिमांड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं. कितनी लायबिलिटी? 90,000 रुपीज डिमांड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स है. जितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं उतने ही अमाउंट का वो पेमेंट करेंगे. दूसरा है लिमिटेड इन फेवर ऑफ गारंटी. अब सपोज दैट किसी मेंबर ने कंपनी के फेवर में गारंटी दे दी. एबीसी लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया. ठीक है, बैंक के लोन के अगेंस्ट में मिस्टर ए ने कहा कि भाई इसकी 5 लाख रुपए तक की गारंटी मेरी है. बैंक ने लोन दे दिया 5 लाख रुपए का. अगर कंपनी इस लोन का पेमेंट करने में फेल हो जाती है, तो मैक्सिमम ए कितना पे करेगा? सर मैक्सिमम ए पे करेगा 5 लाख रुपीज. सपोज दैट बैंक ने बाद में
इस लोन के बाद में भी एक लोन और ले लिया 10 लाख रुपए का, और कंपनी ने वो भी अमाउंट पे नहीं किया, तो क्या ए वो 10 लाख रुपीस पे करेगा क्या? बताओ, क्या ए वो 10 लाख रुपीस पे करेगा क्या? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नो सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चा? नो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर उन्होंने गारंटी कितनी ली है? 5 लाख रुपीस की लिए, तो मैक्स टू मैक्स उनको उनकी गारंटी, जितनी गारंटी उन्होंने ली है उतनी गारंटी के लिए आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, उससे ज्यादा के लिए आप उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। इट मींस all the shareholders and members of the company are liable to the extent of the amount unpaid on the shares held by them। जितने शेयर्स उन्होंने लिए उस पे जो अनपेड अमाउंट है, जितना उन्होंने पे नहीं किया, 10,000 रुपीज पे कर दिए थे, 90,000 पे नहीं किए थे, तो आप मैक्सिमम उनको उतने रुपए के लिए लाइबल बना सकते हैं। ऑल्सो ओनली द असेट ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट्स। कंपनी के नाम से जो असेट है उनसे आप उनके ड्यूज को रीपे करवा सकते हैं। आप किसी मेंबर की पर्सनल असेट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। सपोज दैट अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डूब जाए तो मुकेश अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं बोल सकते नीता अंबानी वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और वो शेयर होल्डर भी है, मुकेश अंबानी भी शेयर होल्डर है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हम लोग ले लें। नहीं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लेंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी कब लेते हैं? जब मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तब। पर यहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है बच्चा? लिमिटेड। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नो? नो? ओके, चलिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, the is to transfer the ownership adds to the advantage of investing in the company, as the share of the public limited company can be sold in the market and such can be easily converted into the cash in case of need arises। चलिए आज ही का एग्जांपल लेते हैं। आज एक शेयर था मेरे पास में, सोना BLW करंट शेयर प्राइस, ठीक है। सोना कॉम स्टार का हमारे पास में शेयर था। सोना कॉम स्टार का शेयर कंपनी ने नया नया निकाला, कंपनी ने नया नया इशू किया, मैंने उस कंपनी के शेयर परचेज कर किए। अमाउंट क्या रखा सर? अमाउंट रखा था कंपनी ने 291 पर शेयर। वो अमाउंट कितने रुपए में ओपन हुआ? आज 302.4 पे ओपन हुआ, और अभी उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है? अभी उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है? 362.85। इट मींस एनी पर्सन कैन transfer their interest, any person can sell or can buy the shares of the public company easily। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज करना, तो मैं इजीली शेयर मार्केट में जाकर उनकी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो अभी पीएनबी की करंट मार्केट वैल्यू क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कभी भी इनके शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। पर होना क्या चाहिए? वो कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? कैसे आइडेंटिफाई करोगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को? बताओ, जल्दी बताओ। सर पीवीटी एलटीडी होगा तो वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड है।
ठीक है, इट मींस उस कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में सेल परचेज नहीं हो सकते। और अगर एलटीडी लिखा हुआ है, लिमिटेड वर्ड यूज किया हुआ है, तो उस कंपनी के शेयर्स हम लोग मार्केट में इजीली खरीद बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चलिए, कल थोड़ा रुकने के साथ, कल थोड़ा रुकने के हिसाब से, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, परपेचुअल सक्सेशन। सर, कंपनी का एग्जिस्टेंस जो होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पज से होता है। कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है बच्चा? लॉन्ग टर्म पर्पज से होता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि आज चल रही है कल को बंद हो जाएगी। सपोज दैट स्टूडेंट्स, जनरली हम उस पर्सन पे इजीली फेथ कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहने वाला है। ठीक है, सपोज दैट मिस्टर ए ने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओपन करी, हमने उनको क्रेडिट पर 5 लाख रुपीस का गुड्स बेचा। क्या? मिस्टर ए ने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप शॉप ओपन करी विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी लीगल रिक्वायरमेंट, हमने उनको 5 लाख रुपीस का गुड्स क्रेडिट बेसिस पर बेचा, और अगर ए की डेथ हो जाती है तो बताओ, अब ये 5 लाख रुपीस का पैसा मुझे कौन देगा? कौन देगा? सर ऑब्वियसली अब तो कोई भी नहीं देगा। ये पूरा अमाउंट आपका क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। पूरा अमाउंट क्या हो गया आपका? बैड डेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है। उस सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ उसके सोल प्रोप्राइटर की लाइफ पर डिपेंड करती है। लेकिन कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मेंबर आए जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी जस्ट लाइक अ भीष्म पितामह, बहुत लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस है इसका। तो इस पर हम लोग इजीली रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन लॉ के पास में हुआ है, कंपनी लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेगी, तो कंपनी का पैसा हमारा कहीं नहीं जाएगा। वी कैन इजीली डील विद द कंपनी। Existence of the company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency, or insanity of its member, as it has a separate identity from their members. A company will continue to exist even if all the members die. मैंने एक केस बताया था बच्चा आपको, जब मैंने आपको परपेचुअल सक्सेशन समझाया था, तो मैंने आपको एक लाइव केस जो कोर्ट में केस चला था, उस केस का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग के लिए आए थे। उस मीटिंग के अंदर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मुझे बताओ उस केस स्टडी का नाम क्या था? अगर किसी ने लिखा हो अपनी नोटबुक में तो उस केस स्टडी का नाम क्या था? किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या बच्चा उस केस स्टडी का नाम? एनीवन? किसी को याद है? अरे सर, कुछ तो बताया था पर याद नहीं आ रहा है। कोमल दमानी, हर्षित चौधरी, आरुषि अग्रवाल। चलिए मैं बता देता हूं वापस आप लोगों को। उस केस का नाम था बच्चा सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। क्या नाम है उस केस का? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि सारे शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाया, उस मीटिंग में टेररिस्ट अटैक हो गया, सब लोग चले गए, सब लोगों की डेथ हो गई। अब वो कंपनी क्या करे? तो कंपनी क्या मरी हुई मानी जाए, डेथ मानी जाए, कंपनी क्या खत्म हुई हुई डिसॉल्व मानी जाए? बोले नो, कंपनी तब भी अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी। स्कोप फॉर एक्सपांशन। स्टूडेंट्स,
सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के पास में या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल सिंगल पर्सन अपने फंड को इंट्रोड्यूस करता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग अपने फंड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म? सर मैक्सिमम 50, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। एचयूएफ के अंदर हम लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी फंड की हमेशा कमी रहती है। लेकिन कंपनी के अंदर तो हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा होते हैं कि कंपनी कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इजीली ले सकती है विदाउट एनी हेजिटेशन। इस वजह से कंपनीज का एक्सपांशन इजीली होता है, वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल पर्संस को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें बच्चा, तो नेट वर्थ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज या किसी का भी देख लो, RIL का देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेटवर्थ कितना है, कितना लिखा हुआ है? 3.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। कितना लिखा हुआ है? 3.8 ट्रिलियन इंडियन रुपी। अब मुझे एक बात बताओ, 3.8 ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया? सर बताएं। 1 लाख करोड़ मिलाकर होता है 1 ट्रिलियन। 1 लाख करोड़ मिलाकर होता है 1 ट्रिलियन, और उसका वैल्यू कितना है? 3.8 ट्रिलियन रुपीज। ओहो हो सर, जीरो ही नहीं गिन पाएंगे हम तो। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, तो क्या वो कोई भी मशीन, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी एक्सपांशन इजीली कर सकती है क्या? सर ऑब्वियसली सर, इतना पैसा अगर किसी को मिल जाए तो वो चाहे जो कर दे। तो इस वजह से इनके स्कोप के इनके एक्सपांशन के स्कोप के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इनके पास बहुत बड़े लेवल पे। अब आपको कह दे कि 1 साल के लिए, आपने अभी बीच में देखा होगा जियो को 1 साल के लिए सारे यूजर्स के लिए फ्री कर दिया था, आप बस सिम ले लो और 100% डेटा फ्री पर डे, 1.5 GB 2 GB तक। अरे आशीष भैया, इतने जीरो गिनेगा कौन? चलो आशीष भैया गिन के बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर? जीरो की काउंटिंग करो। हाँ, तो 19 जीरोज हैं यहां पर। 1 लाख करोड़ रुपीज का एक जीरो, तो 3.8 ट्रिलियन का मतलब 3,80,000 करोड़ रुपए। 3,80,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी कंपनी। ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनी है तो वो किसी को भी प्रोफेशनल हायर कर सकती है, हाई सैलरी पे कर सकती है। आज अगर कह दे कि हाईएस्ट पेयर ऑफ द इंडिया, यस, आदित्य पुरी HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पर साल कितना रुपए कमाते हैं? ट्रिलियन में 12 जीरो आते हैं बच्चा, पर बाद में उसके 1 लाख और है। चलिए, आदित्य पुरी HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर 1 साल का कितना कमाते हैं? अरे सर, इतनी सैलरी इनको पे करते हैं, इतनी सैलरी? क्या एक सोल प्रोप्राइटर के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या?
हाँ सर, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर ये इतनी सैलरी पे करके किसी पर्सन को हायर करे, इट मींस कितना प्रोफेशनलिज्म होगा, कितना इंटेलिजेंसी होगा, स्किल्ड होगा। तो वो अपने ऑपरेशंस को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत वास्ट लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो उनका एक्सपांशन का चांसेस भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ गई? मेरिट्स में कोई डाउट है क्या बच्चा? हैव यू एनी डाउट इन द मेरिट्स? नो? कंफर्म? एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर द लास्ट क्लास ऑन जीएसटी। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, लिमिटेशंस की बात करते हैं। Complexity in formation. Students, at the time of incorporating the company, we have to follow a huge legal procedure. हमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, हमें बहुत ज्यादा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है फॉर फॉर्मिंग द कंपनी। जैसे सोल प्रोप्राइटर के अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, शटर खोला, गुड्स रखा और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट। पार्टनरशिप के लिए ऑप्शनल है, और अगर लीगल फॉर्मेलिटी वो भी थोड़ी सी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी थोड़ी सी है, एचयूएफ को भी रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनीज को रजिस्टर्ड करना भी जरूरी है, और इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी लीगल फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर हम लोग खुद इसको फॉर्म करने के लिए लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को एक प्रोफेशनल पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म अ कंपनी, टू प्रिपेयर द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ दैट कंपनी। और इसको इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा हो जाता है लगभग 5 से 10 लाख रुपए। कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा हो जाता है 5 से 10 लाख रुपए। तो कंपनी का फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। The formation of the company requires greater time, efforts, and extensive knowledge of the legal requirements and the procedures involved. As compared to the sole proprietor and the partnership form of the organization, formation of company is more complex. बहुत ज्यादा। इस वजह से भी बहुत सारे लोग वारे यार कौन कंपनी बनाए, छोड़ो। जैसे ही हम लोग कंपनी बनाते हैं, हमारे कंपनी के डिसीजन मेकिंग राइट सारे शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं। किसके पास में? शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं बच्चा? सर, शेयर होल्डर्स ऑनर होते हैं कंपनी के, और विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर नो एनी डिसीजन कैन बी टेकन इन दैट कंपनी। तो अगर आपको एक छोटा सा भी डिसीजन लेना है तो आपको ऑनर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके अंदर उस डिस्कशन को करना पड़ेगा, वहां से सजेशन लेने पड़ेंगे। तो पहली बात तो आप कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रख सकते। एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितनी भी है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, वो जनरल पब्लिक को बताना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं आज की डेट में किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखना, क्या मैं देख सकता हूं क्या? बताओ, क्या आप लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हो क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नो सर, नहीं देख सकते। लेकिन सपोज दैट फाइनेंशियल्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट और ये सब मेरे सामने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें मेरे सामने आ गई। क्यों? क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे हैव टू पब्लिश देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द जनरल पब्लिक। तो क्या कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट रह सकती है क्या यहां पर? ऑब्वियसली सर, कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहेगी। उन्हें सारी सारी बातें जनरल पब्लिक को बताना जरूरी होगा कि कंपनीज क्या कर रही है।
देखो आपके सामने की बात है, कंपनी की फिक्स्ड असेट्स में क्या है, कंपनी की कंटिजेंट वैल्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बोनस डिटेल्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें मेरे सामने। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनीज हैज लैक ऑफ सीक्रेसी, नो एनी कंपनी कैन मेंटेन देयर इंफॉर्मेशन सीक्रेट। कोई भी कंपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रख सकती, उसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है, जनरल पब्लिक को शेयर करनी पड़ती है। गॉट इट द पॉइंट? अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, impersonal work environment. Separation of ownership and the management leads to situation in which there is lack of efforts as well as personal involvement on the part of the officers of the company. Students, एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटर खुद का पैसा लगा हुआ है, वो रोज कंपनी के अंदर आएगा। ओहो, क्या क्वेश्चन आया, सो सर इफ एनी मीटिंग इज देयर विद द ओनर्स और शेयर होल्डर्स टू अटेंड मीटिंग और नॉट। बेटा आज आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दिन में 2 बजे एजीएम है, सारे शेयर होल्डर्स को उन्होंने इनवाइट किया है। एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखो आज दिन में 2 बजे द 44th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन जून 24 एट 2 PM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हर एक शेयर होल्डर को उन्होंने इनवाइट किया है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग में आए और एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करें ताकि हम लोग मेजर डिसीजंस ले सकें। ये देखो आपके सामने आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, हमें हर एक चीज पता चलेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। गॉट इट प्रियल? प्रियल डन बच्चा? चलो अब इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है? सोल प्रोप्राइटर का, और वही पर्सन उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा किसका लगा हुआ है? हम जैसे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का। तो क्या हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स रखे हुए, एम्प्लॉयज मेंटेन कर रखे। मुझे एक बात बताओ, जहां पैसा आपका नहीं लगा हुआ है वहां आप कंप्लीट एफर्ट्स लगाओगे क्या? ऑब्वियसली सर नो, ऑब्वियसली नो। क्योंकि जहां हमारा पैसा, हमको लगता है कि यार यहां हमें 500 रुपए का लॉस होने वाला है, हम और ज्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं ताकि वो 500 रुपए का लॉस ना हो। लेकिन जहां आपका पैसा नहीं लगा हुआ है वहां पे अगर 1000 का भी नुकसान हो जाए, जान दे रे, क्या फर्क पैंदा है? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, कि यहां पर ऑनर्स और एम्प्लॉयज मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होते हैं। इस वजह से मैनेजर्स बहुत बार क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स नहीं लगाते कि कोई बात नहीं, कंपनी को खर्चा हो रहा है, होने दो, कोई इशू नहीं है, बहुत पैसा है कंपनी के पास वैसे भी। ठीक है, न्यूमेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, कंपनीज के ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। देखते हैं कंपनी के ऊपर कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। रेगुलेशंस ऑन कंपनी, ये देखो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर लगते हैं, जिसके अंदर रेगुलरली बहुत सारे कॉरपोरेट लॉज में आपको बता देता हूं, कॉरपोरेट रूल्स एक्ट्स इन इंडिया,
देखो कितने कानून लगते हैं कंपनी के ऊपर, ये इतने सारे कानून सिर्फ कंपनीज के ऊपर लगते हैं, इतने सारे कानून जिनसे उन्हें डे टू डे बेसिस पर कंप्लीट करना पड़ता है। ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंपनी को रेगुलरली फॉलो करना जरूरी होता है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जब किसी कंपनी के ऊपर लगते हैं तो उनकी ग्रोथ स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको डेली कहा जाए कि आपको डेली कोई ना कोई रूल फॉलो करना है, उसका रिटर्न भरना है, कभी कहते हैं जीएसटी रिटर्न भरना है, कभी कहते हैं कंपनी का रिटर्न भरना है, कभी कहते हैं टीडीएस का रिटर्न भरना है, कभी कहते हैं टीसीएस का रिटर्न भरना है, कभी कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ का रिटर्न भरना है, कभी कहते हैं लेबर लॉ का रिटर्न भरना है, कभी ईएसआई का रिटर्न भरना है, कभी पीएफ का रिटर्न भरना है। तो इतने सारे रिटर्न्स इनके सामने होते हैं कि ये रिटर्न्स भरने में रह जाते हैं। इसलिए इनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम ही यही होता है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना। इन्हें एक और डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट। जो आपने सुना ना कंपनी सेक्रेटरी सीएस का कोर्स होता है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही होता है कंपनीज के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज हो रहे हैं वो कंपनीज के ऊपर रेगुलरली फॉलो करवाना। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनके ऊपर फॉलो होते हैं। अब सोल प्रोप्राइटर के अंदर ना किसी से पूछना, ना किसी से को बताना, ना किसी से सजेशन लेना, दिमाग में आया ये काम करना है, डिसीजन लिया फटाफट। पर एजीएम कंपनीज के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पहले सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, उसके अंदर मीटिंग में अपनी बात रखनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना काम रखोगे, अब बोलोगे डिसीजन ले या ना ले, फिर उनसे अप्रूवल मिलेगी, फिर डिसीजन लोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया। तो इट लीड्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। इस वजह से यहाँ पर डिसीजन बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। एक सोल प्रोप्राइटर रात को सोचा यार सुबह में 5 ये वाला डिसीजन लेता हूँ, ये दुकान बंद करके नई दुकान खोलूंगा, ठीक है भैया कल सुबह चालू। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कहें तो ऐसा हो सकता है क्या? अरे नहीं सर, पहले वो सारे शेयर होल्डर्स को बुलाएगी, फिर सारे शेयर होल्डर्स के सामने ये बात रखेगी, फिर उसके अंदर डिस्कशन होगा, हर एक शेयर होल्डर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, फिर उनके बीच में वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद में फिर डिसाइड होगा, फिर जाकर के नया डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। ओहो, इट मीन्स वहां पर डिसीजन लेने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती, इट लीड्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। बात समझ में आई? कोई डाउट स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो पूछो बच्चा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ऐसे थोड़ी ना डाउट पूछते हैं सर, डाउट पूछने का तरीका होता है, आप भूल जाते हो। डाउट है क्या कोई? मीत, कोमल, हर्षित चौधरी, चलिए डन बच्चा। हाँ, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई इशू है कि सर आउट ऑफ द लीग जाकर आप कुछ बता रहे हो तो आप मुझे बता देना स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से अपनी वो वाली क्लास स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम डायरेक्ट कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज को हम लोग साइड में रख देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ ज्यादा डीप नॉलेज हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो आप मुझे अभी बोल दो। ऐसे चलने दे अपनी क्लास को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। चलिए स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल वे में बिजनेस स्टडीज को लॉजिकली समझा सकूं उतना लॉजिकल मैं आप लोगों को लेकर के जाऊं, बिकॉज बिजनेस स्टडीज इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट जिसको बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल हम लोगों को समझना पड़ेगा, तभी हम इसके सारे लॉजिक्स को क्लियर कर पाएंगे। ऐसा ये एसएसटी जैसे रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि हाँ आपको हर एक चीज हर एक लॉजिक प्रॉपरली समझा सकूं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज पूछ लेना बेटा, प्लीज डोंट बी हेजिटेट फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, ओके।
Thank you, students. Thank you so much for today's class. Goodbye, bacha. Hmm.
Hello students, good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon बच्चा.